charge of GST, extent and commencement of CGST Act, SGST Act, UTGST Act, IGST Act। तो ये इतने सारे जो जीएसटी के एक्ट्स हैं, इनका एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट हम देखने वाले हैं। तो जो सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, वो इंडिया के स्टेट्स पे एप्लीकेबल होता है। यस एंड जो ऐसे बात करते हैं, जो स्टेट्स ऑफ इंडिया होता है, मतलब स्टेट्स होते हैं, उस पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है। वो यूनियन टेरिटरीज जिसका लेजिस्लेचर होता है, उस पे भी सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है। यूनियन टेरिटरीज जिनका लेजिस्लेचर नहीं होता, उस पे सीजीएसटी यूटीजीएसटी लगता है इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई। अगर आपकी इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो स्टेट्स में लगेगा सीजीएसटी एसजीएसटी। यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर भी लगेगा सीजीएसटी एसजीएसटी, एंड यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर लगेगा सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। बट अगर आपका इंटर स्टेट सप्लाई है, तो चाहे स्टेट्स हो, यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर हो या यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर हो, आपको आईजीएसटी लगेगा। Okay, now levy and collection of CGST and IGST। तो CGST and IGST का levy and collection के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। जो CGST होता है वो इंट्रा स्टेट सप्लाईज पे लेवी होता है, चाहे गुड्स का हो, चाहे सर्विसेज का हो, चाहे बोथ का हो। IGST जो है वो इंटर स्टेट सप्लाईज पे लेवी होता है, चाहे वो गुड्स का हो, सर्विसेज का हो, बोथ का हो। ये सीजीएसटी जो है, आईजीएसटी जो है, दोनों टैक्सेबल पर्सन द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं, पे किए जाते हैं। जो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, वो सप्लाई आउटसाइड परव्यू ऑफ जीएसटी है, यानी कि जो सप्लाई होता है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का, उस पर जीएसटी नहीं लगता है। वो जीएसटी के स्कोप से, जीएसटी के परव्यू से बाहर है। वैल्यू फॉर लेवी, ट्रांजैक्शन वैल्यू अंडर सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। जो हम किस वैल्यू पे हम जीएसटी लेवी करेंगे, वो वैल्यू कहाँ से लाएंगे, तो ये बताया गया है कि हम जब सेक्शन 15 पढ़ेंगे सीजीएसटी एक्ट का, तब हम ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालेंगे और उस वैल्यू पे हम जीएसटी लेवी करेंगे। रेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो सीजीएसटी का रेट है, रेट्स एज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी वही होगा सीजीएसटी का रेट, और मैक्सिमम रेट उसका 20% ही हो सकता है सीजीएसटी का। और अगर बात करें तो आईजीएसटी का, तो आईजीएसटी का रेट कितना होता है, सीजीएसटी रेट को प्लस कर देंगे एसजीएसटी रेट या यूटीजीएसटी रेट से, तो आईजीएसटी का रेट आ जाएगा। मैक्सिमम रेट आईजीएसटी का 40% ही हो सकता है। अब हम कुछ सप्लाईज की बात करने वाले हैं जिस पे जो जीएसटी लेवी होना चालू होगा, वो एक नोटिफाइड डेट से होगा, जो अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है। मतलब जब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एक डेट को नोटिफाई करेगी, तो इन सप्लाईज पे उस डेट से जीएसटी लेवी होना स्टार्ट होगा। मतलब अभी इन पे जीएसटी नहीं लगता है। तो लगता तो अल्कोहलिक लिकर पे भी नहीं है, बट उसके लिए नहीं बोला है ना कि हम डेट नोटिफाई करेंगे वगैरह वगैरह। बट तो मतलब ये बिल्कुल ही बाहर है, बट ये अभी भी कवर्ड है, थोड़ा तो हमने कवर कर ही लिया। तो मतलब अगर हम मतलब डेट नोटिफाई करेंगे, तब से इन पे जीएसटी लगना स्टार्ट हो जाएगा, लेवी होना स्टार्ट हो जाएगा। और डेट नोटिफाई करेंगे मतलब हो सकता है कल भी कर दे, ऐसा मतलब ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो ये थोड़ा बहुत तो कवर है जीएसटी में, बट वो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बिल्कुल भी कवर नहीं है।
टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, मतलब ये तो हमने देखा ही नहीं कौन सी सप्लाईज है। तो कौन सी ऐसी नोटिफाइड सप्लाईज है जिसको इफेक्टिव डेट से, मतलब कुछ नोटिफाइड डेट से इफेक्ट में आएंगी। पेट्रोलियम क्रूड ऑयल पे जीएसटी अभी लेवी नहीं हो रहा है, बट अगर हम डेट नोटिफाई करेंगे तो पेट्रोलियम क्रूड ऑयल पे भी जीएसटी लेवी होना चालू हो जाएगा। हाई स्पीड डीजल पे अभी जीएसटी लेवी नहीं हो रहा है, बट अगर हम एक नोटिफाई करेंगे डेट तो उस डेट से हाई स्पीड डीजल पे भी जीएसटी लगना स्टार्ट हो जाएगा। मोटर स्पिरिट जिसको हम कॉमनली पेट्रोल कहते हैं, तो पेट्रोल पे अभी जीएसटी नहीं लग रहा है, बट अगर हम कोई एक डेट नोटिफाई, हम नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई डेट नोटिफाई करेगी तो उस डेट से मोटर स्पिरिट यानी कि पेट्रोल पे भी जीएसटी लगना स्टार्ट हो जाएगा। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस पे करंटली जीएसटी लेवी नहीं होता है, बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एक डेट नोटिफाई करेगी और उस डेट से नेचुरल गैस पे भी जीएसटी लेवी होना स्टार्ट हो जाएगा। एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल क्या होता है? जो फ्यूल प्लेन में यूज होता है, एरोप्लेन में यूज होता है, तो उस एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे अभी जीएसटी लेवी नहीं होता है, बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एक डेट नोटिफाई करेगी तो उस डेट से एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे भी जीएसटी लगना स्टार्ट हो जाएगा। टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, supply of goods or services are both notified by central government। तो ऐसे मतलब किस किस गुड्स या सर्विसेज या बोथ पे जो टैक्स होगा वो जो जीएसटी है वो रिवर्स चार्ज में पे किया जाएगा। तो वो बोल रहे हैं ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज या बोथ पे जीएसटी रिवर्स चार्ज में पे किया जाएगा जो हमारी गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। ओके, supply of specified categories of goods or services or both by an unregistered person to be specified class of registered person, to specified class of registered person। तो अगर कोई ऐसी कुछ specified categories हैं, किसकी कैटेगरीज? गुड्स एंड सर्विसेज या बोथ की कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरीज हैं जो अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर सप्लाई करता है टू रजिस्टर्ड पर्सन, अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन स्पेसिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को कुछ स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ सप्लाई करता है तो उस पर रिवर्स चार्ज पे जीएसटी लग जाएगा। यानी कि अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर रजिस्टर्ड पर्सन को कुछ लिस्ट दी गई है वो गुड्स या सर्विसेज या बोथ सप्लाई करता है तो उसमें रिवर्स चार्ज पे जीएसटी लगेगा। टैक्स पेबल बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, yes, you all know what is electronic commerce operator, जो फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट जो बायर एंड सेलर को मिलवाता है, राइट, ऑनलाइन। तो द गवर्नमेंट में notify specific categories of services, the tax on supplies of which shall be paid by ECO if such services are supplied through it। तो गवर्नमेंट जो है वो नोटिफाई कर सकती है कुछ लिस्ट, कुछ कैटेगरी ऑफ सर्विस, सर्विस नॉट गुड, सर्विस, कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ सर्विस जिस पे टैक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर देगा अगर उसके द्वारा वो सर्विसेज सप्लाई की जा रही हैं तो। यस, कंपोजिशन लेवी सेक्शन 10, आपको हमेशा याद रखना है कॉम्पोजिशन लेवी का सेक्शन क्या है, सेक्शन 10। कॉम्पोजिशन लेवी क्या होता है? एक ऑप्शन होता है फॉर स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर्स टू पे जीएसटी एट वेरी लो रेट ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। तो जो बहुत ही स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं, राइट, तो वो इतने हैवी हैवी जीएसटी नहीं पे कर सकते, तो उनको एक ऑप्शन दिया गया है स्मॉल टैक्स पेयर्स को कि तुम अपने
टर्नओवर के बेसिस पे एक छोटा सा रेट पे आप तुम जीएसटी पे कर दो, तो उसे हम बोलते हैं कॉम्पोजिशन लेवी। इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं कॉम्पोजिशन लेवी के? जो टैक्स रेट होता है वो लो होता है, हैसल फ्री होता है, सिंपल प्रोसीजर्स होता है टैक्स पेयर्स के लिए, ज़्यादा झंझट नहीं होती। आम शब्दों में कहें तो टैक्स का रेट भी लो हो जाता है, और कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल हो जाती है, क्योंकि हम टर्नओवर के बेसिस पे एक परसेंटेज कैलकुलेटर पे दबा के हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और इनका एनुअल रिटर्न भी बहुत ही सिंपल प्रिपेयर होता है। जो कॉम्पोजिशन लेवी सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में दिया गया है वो गुड्स की बात करता है। कॉम्पोजिशन लेवी जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A टू कैपिटल ए में दिया गया है वो सर्विसेज की बात करता है। प्रोसीजर क्या होता है, कौन सा स्कीम ऑप्ट करना है, कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करना है, नॉर्मल स्कीम ऑप्ट करना है। तो कैटेगरी ऑफ पर्सन, अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हो जीएसटी में, तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ही बता दो कि हम कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए जा रहे हैं। तो जब आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाएगा तब आपका कॉम्पोजिशन लेवी वाला स्कीम भी इफेक्टिव हो जाएगा। बट अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो और आप कॉम्पोजिशन लेवी में स्विच करना चाहते हो, तो आप एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, कोई हम फॉर्म बताएंगे, अभी बताया नहीं है, उसमें तुम बता देना उस फॉर्म में, और तुम्हारे अगले बिगिनिंग फाइनेंशियल ईयर से वो तुम्हारा कॉम्पोजिशन स्कीम स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो टर्नओवर लिमिट क्या है कॉम्पोजिशन लेवी का? तो टर्नओवर लिमिट इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन लेवी फॉर गुड्स। टर्नओवर लिमिट क्या है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, ताकि आप कॉम्पोजिशन लेवी ऑप्ट कर सको। तो अगर आप असम में हो, हिमाचल प्रदेश में हो, या जम्मू कश्मीर में हो, तो आपका टर्नओवर जो है 75 लाख, यस, कुछ लोग लाख और करोड़ में ऐसे मतलब सिर्फ ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कभी लाख को करोड़ से रिप्लेस कर देते हैं, वैसे पढ़ते टाइम कंफ्यूज नहीं होते, आंसर राइटिंग टाइम हो जाते हैं। तो मैं बता दूं कि ये लाख है, राइट, क्योंकि छोटे स्टेट्स है ना, तो लाख है। तो अगर आप असम से हो, हिमाचल प्रदेश से हो, जम्मू एंड कश्मीर से हो, तो आपका अगर टर्नओवर 75 लाख तक है, यानी अप टू एंड इक्वल्स टू, मतलब अप टू है, बिल्कुल लेस देन या इक्वल्स टू 75 लाख है, तो आप कॉम्पोजिशन लेवी ऑप्ट कर सकते हो। और बाकी अदर बड़े बड़े स्टेट्स के लिए, मतलब ऐसे मतलब बाकी मतलब और भी छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं, बट इट्स ओके। तो बाकी रिमेनिंग स्टेट्स के लिए क्या है कॉम्पोजिशन लेवी का कॉम्पोजिशन लेवी का थ्रेशोल्ड लिमिट इज 1.5 करोड़। तो अगर आपका 1.5 करोड़ टर्नओवर है या उससे कम का है, तो आप कॉम्पोजिशन लेवी ऑप्ट कर सकते हो। तो असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर के लिए अगर आपका टर्नओवर 75 लाख तक है, 75 लाख से कम का है, तब आप कॉम्पोजिशन लेवी ऑप्ट कर सकते हो। और अदर स्टेट्स के लिए अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ है या 1.5 करोड़ से कम का है, तब आप कॉम्पोजिशन लेवी के लिए ऑप्ट कर सकते हो। तो ऊपर तो हमने गुड्स की बात की, क्योंकि कॉम्पोजिशन लेवी बना ही गुड्स के लिए है, बट बाद में बोला कि चलो ठीक है हम सर्विसेज के लिए भी दे देंगे, राइट। तो टर्नओवर लिमिट इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन लेवी फॉर सर्विसेज। तो अगर आप सर्विसेज के लिए कॉम्पोजिशन लेवी लेना चाहते हो, तो आपका टर्नओवर 50 लाख तक है। अगर आप सर्विसेज अप्लाई करते हो तो आपका टर्नओवर 50 लाख है या 50 लाख से कम है, तब आप 50 लाख है, 50 लाख से कम है, तब आप कॉम्पोजिशन लेवी ऑप्ट कर सकते हो। रेट्स ऑफ टैक्सेस,
जो कॉम्पोजिशन स्कीम है तो उसमें हमने अलग से रेट बताया गया है कि हम क्या क्या रेट पे हम टैक्स लेंगे ऑन बेसिस ऑफ टर्नओवर। तो गुड्स की बात करते हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप 1% दे दो, पूरे टर्नओवर का 1% दे दो। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो मतलब 0.5 CGST दे दो, 0.5 SGST दे दो। मैं बार बार UTGST नहीं बोलूँगी क्योंकि UTGST है भी बहुत कम, मतलब स्टेट्स ज़्यादा है ना तो तो अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप 0.5 CGST दे दो, 0.5 SGST दे दो। अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस देते हो तो 2.5% CGST दे दो, 2.5% SGST दे दो, राइट। और आईजीएसटी की बात करें तो मैन्युफैक्चरर में 1%, रेस्टोरेंट में 5%। बट क्या है ना, आईजीएसटी जल्दी भूल जाते हैं, तो इसलिए मैन्युफैक्चरर हैं अगर आप गुड्स सप्लाई करते हैं और आप मैन्युफैक्चरर है तो 0.5% CGST, 0.5% SGST। अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो 2.5% CGST, 2.5% SGST। अगर आप अदर केसेस में आते हैं, ना ही आप मैन्युफैक्चरर हो ना ही आप रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप बस ट्रेडिंग करते हो या गुड्स की ट्रेडिंग करते हो, तो आप तो भी आप 1% दे दो। तो बस बेसिकली गुड्स में सिर्फ 0.5 CGST, 0.5 SGST। बट उन्होंने रेस्टोरेंट सर्विसेज बीच में ऐसे घुसेड़ा ना, तो इसलिए उन्होंने 5% दे दिया, बाकी सारे गुड्स पे 1% है। तो बस रेस्टोरेंट सर्विसेज पे ही 5% है। और बात करें सर्विसेज की तो रेस्टोरेंट सर्विस है तो उस पर 5% ही लगेगा, बट अगर अदर सर्विस है तो 3% CGST, 3% SGST, यानी कि 6% लगेगा IGST। बट ये जो कॉम्पोजिशन लेवी है ना, उसके कुछ कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। अगर पर्सन ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, अगर कोई पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट करता है, is neither a casual taxable person nor a non-resident taxable person। तो जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, वो हमने एग्जांपल देखा था कि वो कहीं फेयर होता है, बेसिकली मेला लगता है किसी दूसरे स्टेट में, या फिर कोई ट्रेड फेयर बोलते हैं ना, ट्रेड फेयर हो रहा है तो हम अपना सामान ले जाके कभी उस स्टेट में जाके ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करते हैं, कभी उस स्टेट में। तो आप ऐसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, हाँ, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप कभी उस स्टेट में जाके सप्लाई कर रहे हो, कभी आप उस स्टेट में जाके सप्लाई कर रहे हो। तो अगर आप स्टेट चेंज कर सकते हो फ्रीक्वेंटली तो आप एक छोटे इंसान नहीं हो, आप टैक्स भी पे कर लो। फिर अगर आप नॉन रेसिडेंट हो, विदेश में रह रहे हो, तो आप वैसे ही बड़े आदमी हो, आपको आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा, आपको रेगुलर स्कीम में ही टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप कुछ नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो अब आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट नहीं कर सकते। या कुछ नोटिफाइड सर्विसेज, आप कॉम्पोजिशन स्कीम अगर सर्विसेज के लिए ऑप्ट करो, तो अगर आप कॉम्पोजिशन लाइक नोटिफाइड गुड्स या नोटिफाइड सर्विस में आप डील कर रहे हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स मतलब पे नहीं कर सकते। Shall mention the word composition taxable person not eligible to collect tax on supplies at the top of the bill of supply issued by him। तो जब भी आप एक कॉम्पोजिशन डीलर जो होता है, तो अगर वो जब भी बिल इशू करेगा तो उस पे वो टॉप में लिखेगा कि मैं कैजुअल टैक्सेबल नहीं, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन हूँ और मैं टैक्स कलेक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। आपको बिल पे मेंशन करना होगा। जो कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करते हैं वो सेक्शन 9 क्लॉज 3 या 9 क्लॉज 4 जो इनवर्ट सप्लाईज होती हैं उस पे टैक्स पे करेंगे। और अगर आप कॉम्पोजिशन डीलर हो
तो आपका जहाँ प्रोमिनेंट प्लेस ऑफ बिजनेस है ना, मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस है ना, तो वहाँ पे एक प्रोमिनेंट प्लेस पे आप लिखोगे कि हाँ मैं कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन हूँ, मैं कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन हूँ। जो आपका बिजनेस होगा, बिजनेस के जहाँ पे आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है वहाँ के प्रोमिनेंट प्लेस पे भी लिखोगे एंड बिल पे भी लिखोगे, हर जगह आप लिखोगे कि मैं एक कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन हूँ। प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट प्लेस मतलब कोई फेमस प्लेस, इंपॉर्टेंट प्लेस, जैसे कि आपकी दुकान का नाम लिखा है, उसके नाम के पास ही लिख दो कि मैं एक कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन हूँ। तो हमने बात किया था कि आप अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स पे करना चाहते हो तो आप नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज में डील नहीं करते होने चाहिए। तो गुड्स, नोटिफाइड गुड्स क्या है? तो नोटिफाइड गुड्स फॉर अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स आर आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर, फ्लाई एश ब्रिक्स, फ्लाई एश एग्रीगेट, फ्लाई एश ब्लॉक्स, bricks of fossil meals और similar siliceous earths, building bricks, earthen और roofing tiles। तो ये सारे हैं गुड्स जो नोटिफाइड है। आप इन सब में अगर डील कर रहे हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट नहीं कर सकते हो। कौन से हैं? आइसक्रीम, आइसक्रीम में अगर आप डील कर रहे हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते हो। पान मसाला, अगर आप पान मसाला में डील कर रहे हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप एरेटेड वाटर मतलब कोला बेसिकली, तो अगर आप एरेटेड वाटर्स में डील कर रहे हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप टबैको अगर आप टबैको में डील कर रहे हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते। अभी तक 4 पढ़ा, आइसक्रीम, पान मसाला, टबैको, एरेटेड वाटर। ओके। अगर आप फ्लाई ऐश ब्रिक्स में डील कर रहे हो, फ्लाई ऐश ब्रिक्स में अगर आप डील कर रहे हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते। अगर आप फ्लाई ऐश एग्रीगेट में डील कर रहे हो तो अगर आप फ्लाई ऐश एग्रीगेट में डील कर रहे हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते। फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, अगर आप फ्लाई ऐश ब्लॉक्स में डील कर रहे हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट नहीं कर सकते। ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स, अगर आप ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स में डील कर रहे हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप सिमिलर सिलिशियस अर्थ्स में डील कर रहे हो, सिमिलर सिलिशियस अर्थ्स, अगर आप सिमिलर सिलिशियस अर्थ्स में डील कर रहे हो तब आप कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते। बिल्डिंग ब्रिक्स, अगर आप बिल्डिंग ब्रिक्स में डील कर रहे हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप अर्थ या रूफिंग टाइल्स में डील कर रहे हो, अर्थन रूफिंग या रूफिंग टाइल्स, अर्थन या रूफिंग टाइल्स में अगर आप डील कर रहे हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट नहीं कर सकते। तो क्या क्या? आइसक्रीम, पान मसाला, टबैको, एरेटेड वाटर, फ्लाई ऐश वाली सारी चीज, ब्रिक्स वाली सारी चीज, सिमिलर और सिलिशियस अर्थ्स या रूफिंग टाइल्स अर्थ, ये सारी चीज़ों में अगर आप डील कर रहे हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम को आप नहीं कर सकते हो। राइट? तो हम इसको याद कैसे रखेंगे? तो हम क्या करेंगे कि हैव मोर इज द फेमस आइसक्रीम ब्रांड, तो हम उसके पास जाएंगे, हैव मोर के ओनर के पास, और बोलेंगे ए तू कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकता, ऐसा। तो मतलब ऐसे याद करने के लिए वो बोलेगा हाँ मुझे भी पता है, बट ठीक है, उसको पता है ऑब्वियसली, ही इज अ बिजनेसमैन, बट अपन ऐसा करके याद कर सकते हैं। जो पान मसाला है, विमल विमल कंपनी के पास जाएंगे और हम बोलेंगे कि ए तू कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकता है। टबैको, टबैको की कौन सी कंपनी होगी? कोई सी कंपनी। तो हम टबैको की कंपनी के पास जाएंगे। हाँ, वो टबैको की बहुत बड़ी कंपनी तो है ना, आई फॉरगॉट द नेम,
what was it, आईटीसी के पास जाएंगे और बोलेंगे तू टबैको में डील करता है, वो बोलेगा हाँ मैं डील करता हूँ, तो तू कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो हम कोका कोला के पास जाएंगे तो हम बोलेंगे तुम एरेटेड वाटर्स में डील करते हो ना, तो वो बोलेगा हाँ तुम कॉम्पोजिशन स्कीम को डील ऑप्ट नहीं कर सकते हो, तो बोलेगा ओके। फिर हम जितने भी फ्लाई ऐश ब्रिक्स वाला होगा, फ्लाई ऐश एग्रीगेट वाला होगा, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स वाला होगा, हम उस तीनों बैठे होंगे, फ्लाई ऐश ब्रिक्स एग्रीगेट ब्लॉक्स, हम तीनों के पास मतलब तीनों साथ में बैठे थे, हम बोलेंगे ओए ओए तुम कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते, उसने बोला अच्छा ठीक है। फिर एक दुकान थी जिसका नाम था ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स वाला, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स वाला। तो हम उस दुकान पे गए तो बोला कि उस तुम्हें ब्रिक्स चाहिए, तो उसने बोला नहीं, हमने बोला नहीं हमें ब्रिक्स नहीं चाहिए, हम तो तुम्हें कुछ बताने आए हैं क्या कि तुम कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो एक और दुकान थी उसके सामने ही, सिमिलर सिलिशियस अर्थ्स वाला, सिमिलर सिलिशियस अर्थ्स वाला, हम उसके दुकान में भी गए तो उसने बोला क्या तुम्हें अर्थ्स चाहिए, तो हमने बोला नहीं, अर्थ्स इज बेसिकली मिट्टी, तो हमने बोला नहीं नहीं नहीं, हम तो तुम्हें कुछ बताने आए हैं, तो क्या बताने आए हो कि तुम कंपोजिशन स्कीम ऑफ नहीं कर सकते। फिर हम बिल्डिंग ब्रिक्स वाले के पास गए, राइट, जो ब्रिक्स बेसिकली पकाते हैं, राइट, ऐसे बनाते हैं मिट्टी से। तो हम उसके पास गए और हमने बोला कि तुम ना वो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑफ नहीं कर सकते, उसने बोला पता है यार हमें पता है हम नहीं कर सकते, जाओ यहाँ से, ठीक है। तो हम जो एक दुकान थी एक और उसके बगल में ही कि अर्थिन टाइल्स या रूफिंग टाइल्स उसका नाम था, अगर आपको अर्थिन टाइल्स चाहिए, रूफिंग टाइल्स चाहिए तो आप यहाँ इस नंबर पे संपर्क करें। तो हमने कॉल लगाया, हेलो अर्थिन टाइल्स वाला और रूफिंग टाइल्स वाला, तो उसने बोला यस। हमने बोला तुम कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते, उसने बोला ठीक है हमें पता है, फोन रखो। तो तो ऐसे आप पूरा लाइन से याद नहीं रख सकते, बट अगर क्वेश्चन में आएगा तो आप तुरंत आपको क्लिक कर जाए, बट मेजरली आपको याद हो गया होगा। आइस क्लोज करके बोलो, आइसक्रीम, एरेटेड वाटर, टबैको, पान मसाला, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, and similar silicious earths, and what else, building bricks and earthen tiles, roofing tiles। क्या क्या याद नहीं था उसको फिर से पढ़ते, सिमिलर ये तो याद था, बिल्डिंग ब्रिक्स, earthen tiles, roofing tiles। एक बार और आंखें बंद करो, आइसक्रीम, एरेटेड वाटर, टबैको, पान मसाला, फ्लाई ऐश, फ्लाई ऐश एग्रीगेट, फ्लाई ऐश bricks, fly ash blocks, building bricks, similar silicious earths, and earthen tiles, roofing tiles। Oh, yeah. Oh, हम brick of fossil meals भूल गए, brick of fossil meals, brick of fossil meals। एक बार फिर से बोलते हैं, आइसक्रीम, एरेटेड वाटर, टबैको and pan masala, fly ash bricks, fly ash blocks, fly ash aggregate, similar silicious earths, and bricks of fossil meals, building bricks, earth tiles, roofing tiles। Yes, we finally remembered it whole। Okay, so now कौन कौन लोग हैं जो कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं, who are not eligible to opt for composition scheme। कौन कौन composition scheme को opt करने के लिए eligible नहीं है, supplier engaged in making any supply of goods or services which are not leviable to tax, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। अगर कोई ऐसे गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई कर रहा है जिस पे जीएसटी लेविएबल होता ही नहीं, जो कि नॉन टैक्सेबल सप्लाईज है, तो उस पर जीएसटी लगता ही नहीं, तो कॉम्पोजिशन स्कीम की तो बात छोड़ दो, राइट।
registered person who is not eligible for composition scheme for goods. तो अभी हम गुड्स की बात कर रहे हैं. यस. Supplier engaged in making any interstate outward supplies of goods or service. अगर कोई interstate supply कर रहा होगा goods का या service का तो वो composition scheme के लिए eligible नहीं है. Person supplying any goods or services through an electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 55. तो अगर तुम कोई भी गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो कि रिक्वायर्ड है टैक्स कलेक्ट करने के लिए, यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स अंडर सेक्शन 52, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि जब आप टैक्स ही पे नहीं कर रहे हो तो आप क्यों एलिजिबल होगे. आप तो अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से मतलब टैक्स पे करवा रहे हो इनडायरेक्टली. फिर वो बात आ गई, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो आइसक्रीम का, पाइन मसाला, टबैको, एरेटेड वाटर, मैन्युफैक्चरर की बात हो रही है, कान खोल के सुनना है, ट्रेडर की यहाँ बात नहीं हो रही है. मैन्युफैक्चरर हो आइसक्रीम, पान मसाला, टबैको, एरेटेड वाटर, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, bricks of fossil mills, similar siliceous earths, building bricks, तो आप एलिजिबल नहीं हो कंपोजिशन स्कीम के लिए. इन्होंने बाकी चीजें नहीं लिखी. हाँ, अर्थन एंड रूफिंग टाइल्स इन्होंने नहीं लिखा, छूट गया होगा, तो आप एलिजिबल नहीं हो कंपोजिशन स्कीम के लिए. सप्लायर हु इज ईदर अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन. अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, आप कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते. आप अगर सप्लायर ऑफ सर्विस हो तो आप कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट सम एक्सेप्शंस जो कि सेक्शन 10+1 में दिया गया है. राइट, क्या है वो? एक रजिस्टर्ड पर्सन opting for composition scheme for goods is allowed to supply services other than restaurant services along with supply of goods or supply of restaurant services of value not exceeding 10% of turnover in the preceding financial year in a state, union territory of 5 lakh, whichever is higher. Okay. तो अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो और आप कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर रहे हो और आप क्या गुड्स में कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स इज अलाउड टू सप्लाई, जो आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रहे हो गुड्स के लिए, ठीक है, तो आप सप्लाई कर सकते हो एक अमाउंट तक सर्विसेज, बट रेस्टोरेंट सर्विसेज के अलावा आप यानी कि आप सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा भी आप कुछ अदर सर्विसेज भी सप्लाई कर सकते हो जिसका वैल्यू एक्सीड नहीं होना चाहिए 10% ऑफ टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी. यूनियन टेरिटरी, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं, पूरे इंडिया के टर्नओवर की बात नहीं कर रहे. आपके स्टेट, ऑब्वियसली आप तो सिर्फ अपने स्टेट में ही डील करते हो लॉल, तो आपके स्टेट या यूनियन टेरिटरी के टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जितना भी है उसका 10% या 5 लाख, दोनों में से जो हायर होगा आप उतना अदर सर्विसेज भी सप्लाई कर लो गुड्स के साथ एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज के साथ साथ कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर ही. तो यहाँ पे टर्नओवर कंप्यूट करते टाइम इंटरेस्ट ऑन लोन, डिपॉजिट, एडवांसेस विल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट. ऑब्वियसली हम नहीं लेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन्स, डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट ऑन एडवांस टर्नओवर कंप्यूट करते टाइम. आप कॉम्पोजिशन स्कीम
के लिए रजिस्टर्ड पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विस। अगर आप सर्विस में डील कर रहे हो, ऐसी सर्विसेज में डील कर रहे हो, तब आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होगे। आप कुछ ऐसे सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो या गुड्स कर रहे हो, वहाँ पे भी हमने थोड़ी बहुत सर्विस की बात की थी, तो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत गुड्स की बात करेंगे। अगर आप कुछ ऐसी सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस कर रहे हो जिस पर टैक्स लगता ही नहीं है, नॉट लाइबल टू टैक्स है, यानी कि नॉन टैक्सेबल सप्लाईज है, तो ऑब्वियसली जब आपको टैक्स देना ही नहीं है तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करके करोगे क्या? supplier engaged in making any interstate outward supplies of goods or services। अगर आप interstate supply कर रहे हो goods या services की, तब आप composition scheme opt नहीं कर सकते हो। okay? Person supplying any goods or services through electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52। अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप कुछ गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो जो कि रिक्वायर्ड है टैक्स कलेक्ट करने की एट सोर्स अंडर सेक्शन 52, तब आपको नहीं है ज़रूरत कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करने की। क्यों? क्योंकि आप टैक्स पे ही नहीं कर रहे हो, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू इंडायरेक्ट टैक्स पे करवा रहे हो। तो जब आपको टैक्स पे करना ही नहीं है तो आप स्कीम ऑप्ट करके करोगे क्या? वो मैन्युफैक्चरर कुछ नोटिफाइड गुड्स का या सप्लायर कुछ नोटिफाइड सर्विसेज का आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते हो। कोई ऐसा सप्लायर जो कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, आप कॉम्पोजिशन स्कीम आप नहीं कर सकते हो। ओके, अदर पॉइंट्स यानी कि लास्ट पॉइंट्स। तो अगर आप कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हो ना, हाँ, तो अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करते हो तो आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करोगे इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस। आप टैक्स इनवॉइस के अलावा मतलब बजाय इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस के बदले में आप मतलब टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करोगे, आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करोगे, आप अगर कॉम्पोजिशन स्कीम के टैक्स पेयर हो। और अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम के टैक्स पेयर हो तो आप कैसे टैक्स पे करते हो? अपने टर्नओवर पे 1% लगा के, राइट? तो आपका कोई हक नहीं बनता कि आप मतलब रेसिपिएंट जो है सप्लाई के, यानी कि जिसको आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स या सर्विसेज के, आप उनसे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम के टैक्स पेयर हो तो आप अपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हो। ओनली रेगुलर स्कीम वाले ही अपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली टैक्स मीन्स जीएसटी। और अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम के टैक्स पेयर हो तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि आप लाइक आपको नहीं मिलेगा बस। और आप अपने कस्टमर से भी आप नहीं कर सकते हो टैक्स कलेक्ट, क्योंकि आप कलेक्ट करके थोड़ी पे कर रहे हो, आप बस अपने परसेंटेज पे मतलब टर्नओवर पे 1% दबा रहे हो, तो उससे आप टैक्स पे कर रहे हो। कॉम्पोजिशन स्कीम नॉट एप्लीकेबल फॉर टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर अगर आपको टैक्स पे करना है तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। अगर आपको कोई सी भी लाइबिलिटी आ गई कि अरे नहीं इसमें तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना है, तो आपका कॉम्पोजिशन स्कीम वहीं टूट जाएगा। Composition scheme, if availed, shall include all registered persons having same PAN। जब आपने कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट किया है तो सेम पैन पे आपके जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन होंगे वो सारे काउंट होंगे। यानी कि आपका कोई एक ब्रांच का हम टर्नओवर वगैरह नहीं देंगे, एक पैन नहीं देखेंगे। अगर एक पैन पे जितने भी आपके रजिस्टर्ड पर्सन हैं, जितने भी आपके बोल सकते हैं रिलेटेड या डिस्ट्रिक्ट पर्सन हैं, उन सब का हम टर्नओवर देखकर हम टर्नओवर निकालेंगे। तो सेम पैन पे जितने भी रजिस्टर्ड या डिस्ट्रिक्ट पर्सन हैं वो सब इंक्लूड करेंगे कॉम्पोजिशन स्कीम में। वो तो वैसे भी करते हैं ना ऑब्वियसली। Penalty shall be imposed in case of irregular availment of composition scheme।
तो अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम को इरेगुलर अवेल कर रहे हो, यानी कि कभी आप रेगुलर में जा रहे हो फिर कॉम्पोजिशन, कभी रेगुलर कॉम्पोजिशन, मतलब आप इरेगुलरली अवेल कर रहे हो तो आप पे पेनल्टी भी थोपी जा सकती है, इम्पोज की जा सकती है. So this was our charge क्या था, charge of GST. So that is it for today. Bye bye.